रीवा में आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे, जहां उन्होंने अखिल भारतीय साहित्य परिषद के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ किया। यह आयोजन 7 से 9 नवंबर तक कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस साहित्य महाकुंभ में देश भर से 1000 से अधिक साहित्यकार शामिल हो रहे हैं। अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में पूर्व राष्ट्रपति ने भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा और इसके संरक्षण पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकारों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की भी उपस्थिति रही। रीवा में इतने बड़े साहित्यिक आयोजन को लेकर शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। अब अपने विशिष्ट अतिथि श्री राजेंद्र शुक्ल जी का स्वागत अपने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उनका स्वागत। ये भी स्मृतियां हैं, संजोकर रखते हैं और हम कहते हैं कि स्मृतियां इतिहास बनती हैं। तो ये भी इतिहास है परिषद के अध्याय में, कार्यकर्ताओं के लिए भी। अब मध्य प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, उनका स्वागत परिषद के अखिल भारतीय महामंत्री आदरणीय श्री ऋषि कुमार जी के द्वारा। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणाधारिणी। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणाधारिणी। जयति जय पद्मासन माता, जयति जय पद्मासन माता, जयति। भारत गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति हमारे सुनहरे भविष्य का एक दिन आधार बनेगा। देवियों और सज्जनों, साहित्य किसी भी सभ्यता की आत्मा का भाग होता है। साहित्य ऐसा माध्यम है जो संस्कृति, मूल्य, इतिहास और आकांक्षाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। जब किसी समाज की भाषा, उसके गीत, उसके आख्यान और उसके ग्रंथ जीवित रहते हैं, तभी उसकी पहचान और आत्मा भी जीवित रहती है। साहित्य केवल शब्दों का मनोरंजन नहीं है, बल्कि चेतना का मार्गदर्शन है, जो व्यक्ति के भीतर आत्मबल जगाने की और समाज को एक साझा उद्देश्य की ओर प्रेरित करने की शक्ति रखता है। यही साहित्य का सामर्थ्य है कि वो बिखरी हुई सोच को जोड़कर एकत्व की भावना पैदा करता है, निराशा के क्षणों में आशा का दीपक बनता है और राष्ट्र के पुनर्जागरण में सबसे पहले अंतःकरण में क्रांति लाता है। देवियों और सज्जनों, साहित्य की महिमा यहीं तक सीमित नहीं है। भारतेंदु ने तो कहा है कि साहित्य, कला और संगीत के बिना मानव जीवन अपना अस्तित्व अर्थात अपनी मनुष्यता ही खो देता है। साहित्य में किस प्रकार से एक राष्ट्र की चेतना को जागृत करने की शक्ति होती है,
इसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से उत्तम उदाहरण और क्या हो सकता है। जब विदेशी शासन ने भारत की राजनीति ही नहीं मानसिक स्वतंत्रता को भी जगाने का प्रयास किया, तब हमारे साहित्य ने ही आत्मगौरव की ज्योति प्रज्वलित रखी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम, जिसका आज भारत में 150 वर्ष पूरे होने का हम उत्सव मना रहे हैं, आप सबको और इस मंच के माध्यम से सभी देशवासियों को मैं इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जनगण मन ने भारत को एक अखंड सांस्कृतिक चेतना से जोड़ दिया। महात्मा गांधी के हिंद स्वराज ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की विचारधारा को जन आंदोलन का रूप दिया। लोकमान्य तिलक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुब्रमण्य भारती और अनगिनत कवियों लेखकों की रचनाओं ने पराधीन भारत को ये स्मरण कराया कि गुलामी अस्वाभाविक होती है और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होता है। साहित्य ने जनमानस में राष्ट्र की साझा पहचान, सामूहिक संकल्प और भविष्य की दृष्टि को जन्म दिया। इसी साहित्यिक क्रांति के कारण भारत के विविध भूभागों में फैले लोग एक भावना से जुड़े और स्वतंत्रता संघर्ष एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। देवी और सज्जनों, आज भारत पुनः अपनी मूल पहचान, अपने स्वत्व, अपनी रचनात्मकता, आध्यात्मिकता और नैतिकता के बल पर वैश्विक मंच पर तेजी से उभर रहा है। आत्मबोध से शक्ति लेकर विकास की एक ऐतिहासिक यात्रा पर अग्रसर है। आज हम सभी 140 करोड़ भारतवासियों ने वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण का एक साझा संकल्प किया है। ऐसे में आज साहित्य को एक मार्गदर्शक की भूमिका फिर से निभानी है। साहित्य समाज, राष्ट्र और संस्कृति की संवाहक शक्ति है। यह ज्ञान, अनुभव और मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है और समाज को संवेदनशील, राजक और परिपक्व बनाता है। हमारे विकास की इस महायात्रा में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हम सभी के लिए और भी गौरव की बात है कि रीवा की इस पावन धरती के सैनिक स्कूल में शिक्षित हमारे देश की सेना का नेतृत्व आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी जैसे वीर और कर्मनिष्ठ अधिकारी के हाथ में। साथ ही भारतीय नौसेना की कमान एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जैसे दूरदर्शी और साहसी सेना नायक के पास। ये दोनों के रीवा ही नहीं बल्कि समस्त राष्ट्र के गौरव और प्रेरणा के स्रोत हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य और सफल नेतृत्व की कामना करते हैं और इन दोनों अधिकारियों से मेरा कई मायने में जीवन संपर्क और जीवन व्यवहार इसलिए कि when I was the President of India, I happened to be the Supreme Commander of Armed Forces. और उस नाते ये दोनों अधिकारी जब आज भी मिलते हैं तो वो कहते हैं, सर, once you have been a Supreme Commander and you will always be Supreme, you will always remain Supreme Commander for all of us. आज भारतीय दर्शन में कहा गया है कि आत्मानं विदधति विदधति जगत विदधति, अर्थात अपने को जानो, उसके बाद जगत स्वतः प्रकट हो जाएगा। यही विचार उपनिषदों से लेकर महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर और श्री अरविंद तक हमारे आचार चिंतन का आधार रहा है। अपने आप को जानने का आशय केवल आत्मचिंतन या आत्मस्मरण नहीं होता। अपने आप को जानने का मतलब है अपने भीतर के सत्य को, अपने मूल स्वरूप का और अपनी सामाजिक भूमिका का बोध करना। राजेंद्र शुक्ला जी ने एक बात का उल्लेख किया था, व्हाइट टाइगर की बात। आज तो है और ये सही बात है कि रीवा इसके लिए फेमस है। लेकिन मैं राजेंद्र जी ये जरूर कहूँगा कि जब मैं एडमिरल त्रिपाठी से, दिनेश कुमार त्रिपाठी से जब मैं मिलता हूँ तो मुझे याद आती है रीवा की और वो व्हाइट टाइगर की, क्योंकि वो हमेशा व्हाइट ड्रेस नहीं रहते।
Being the chief of Navy, he always remains in white uniform. यही जिस आत्मबोध की मैं बात कर रहा था अभी, यही आत्मबोध जब गहराई से जागृत होता है तो वह सीमित नहीं रहता है। आत्मबोध से कुटुंब बोध, कुटुंब बोध से संस्था बोध, संस्था बोध से समाज बोध, समाज बोध से राष्ट्र बोध और राष्ट्र बोध से समस्त प्रकृति के एकत्व बोध से होते हुए अपने आप विश्व बोध में परिवर्तित होता है। व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, वही विश्व को सही तरीके से समझने की क्षमता रखता है और इसी अवधारणा को हमारे शास्त्रों में वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। देवियों और सज्जनों, इस अधिवेशन का विषय आत्मबोध से विश्वबोध। यह हमारी राष्ट्रीय आत्मा को पुनः जगाने और हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी को वैश्विक संदर्भ में प्रस्तुत करने का एक बड़ा आह्वान है। देवी और सज्जनों, आत्मबोध का महत्व तब दिखाई देता है जब आत्मबोध की चेतना क्षीण होने लगती है। जब हमारी चेतना क्षीण होती है तब व्यक्ति हो या राष्ट्र दोनों ही अपने मूल से भटकने लगते हैं। आत्मचेतना ही वह शक्ति है जो मूल, विरासत और उद्देश्य का बोध कराती है। जब यही चेतना धूमिल हो जाए तब बाहरी शक्तियों का आक्रमण केवल सीमाओं पर नहीं, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा पर भी होने लगता है। हमारी सभ्यता का इतिहास इसका साक्ष्य है कि ऐसे में विदेशी शक्तियों को हमारे ऊपर शासन करने का अवसर मिला। वो केवल एक दिन के लिए नहीं, एक वर्ष के लिए नहीं, बल्कि 200 वर्षों से। आत्मबोध का क्षरण हमें अपनी परंपराओं के प्रति संकोची और अपनी भाषा बोली के प्रति उपेक्षा बना देते हैं। फलस्वरूप हमारी तकनीकी, आर्थिक और बौद्धिक प्रगति की शताब्दियों पुरानी धारा भी अवरुद्ध हो जाती है और हमारे विकास मार्ग पर एक अंधेरा सा छा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जब व्यक्ति स्वयं को भूलता है तब संसार भी उसे भूल जाता है। अतः यदि आत्मबोध जागृत न रहे तो समाज भटकता है, राष्ट्र बिछड़ता है और सभ्यता अंधकार में डूबने लगती है। देवी और सज्जनों, यही हमारे साथ औपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ। हमारी भाषाओं, हमारी परंपराओं और हमारी प्राचीन शिक्षण पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए ताकि हम अपने ही गौरव को भूल जाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद भी ये मानसिक गुलामी तुरंत समाप्त नहीं हुई। हमें राजनीतिक स्वतंत्रता को वर्ष 1947 में मिली, लेकिन मानसिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रक्रिया धीमी रही। मुझे आज ये देखकर प्रसन्नता होती है कि पिछले दशकों में ये स्थिति धीरे धीरे बदली है। भारत की इस अखंड सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है, ये अंधकार में डूबकर भी प्रकाश की खोज नहीं छोड़ती। आज भारत पुनः अपनी जड़ों से जुड़ रहा है, अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है और आत्मबोध को पुनर्स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।